हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं हेनरी फ्यूल की कंट्रीब्यूशंस मैनेजमेंट में। ठीक है, हेनरी फ्यूल की जितनी दो कंट्रीब्यूशंस हैं जो बहुत ज़्यादा हम मैनेजमेंट की बुक्स में पढ़ते हैं, ओल्ड थ्योरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, वो हैं, एक तो उसने 5 फंक्शंस दिए थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ भी है, वो मैं लिंक कर दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हाँ, उसने हमें क्या समझाया है, उसने हमें 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस समझाए और 14 प्रिंसिपल दिए हैं। अब उन प्रिंसिपल का क्या है कि वो प्रिंसिपल जो है ना, वो समझ लें रूल्स हैं। ठीक है, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से चला सकते हैं। वो एक रूल्स हैं, ये चीज़ें करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट और अफेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें हेनरी फ्यूल ने दी हैं। सही है। अब चलें, वो कौन था? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, बिजनेसमैन था और उसने हमें 5 एसेंशियल फंक्शंस दिए। ये मैंने अभी आपको बताया कि उसने हमें फंक्शंस दिए हैं और 14 प्रिंसिपल्स। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उसने हमें ये चीज़ें दी हैं और हम उनको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस। प्लानिंग, लुक अहेड एंड चार्ट अ कोर्स, यानी आप आगे की देखते हैं और उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट एंड अरेंज पीपल, जो आपके काम हैं उनको सेलेक्ट करना, लोगों के उसके लिए लोगों को सेलेक्ट करना और उनके अरेंजमेंट करना। अगेन मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही डिटेल में टॉपिक मैंने कराया है, इसलिए मैं बस आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ये पढ़ना है डिटेल में, आपको देखना है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ मैं इंशाल्लाह लिंक डाल दूँगी, तो आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कमांड। कमांड क्या है? ओवरसी करना, लीड करना। ठीक है, और डिटेल से दूर रह के आप क्या करते हो कि बड़ी पिक्चर दिखते हो। ठीक है, एक मैनेजर कमांड करता है कि ये करो, वो करो, यहाँ देखो, वो देखो, लेकिन अब डिटेल्स, कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं, बड़ी पिक्चर, कोई बड़ी चीज़, बड़ी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, हार्मोनाइज एंड फैसिलिटेट, क्या है कि आप दो लोगों को आपस में, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह काम कराओगे, उनको साथ मिला के काम कराओगे और उनकी फैसिलिटेशन कैसे करोगे, दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन। उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं है, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व करना। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें होती हैं एक मैनेजर जो करता है। कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। ये मैंने पहले भी समझाया था कि इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, आप पहले कंपेयर करते हो कि आपको कहाँ जाना था और आप कहाँ गए, तो उसके बाद आप देखते हुए वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग, आपने कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, उसके बाद उसको सॉल्व करते हो। दे कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है कि आप देख रहे हो कि सही एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, तो क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, हो गया। अभी मैनेजमेंट फंक्शंस मैं फिर से बोल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में है। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो अब 14 प्रिंसिपल्स ये हम पढ़ने आए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब 14 प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं हेनरी फ्यूल ने और कहा कि ये रूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इससे आप बेस्ट तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। डिवीजन ऑफ वर्क, आपको पता है बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आप, एक तरीका होता है, एक बेस्ट तरीका होता है जिससे काम होना चाहिए। ठीक है, और जब एक ही, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर एक इंसान एक चीज़ बार बार करता है कि वो उसमें स्पेशलाइज कर लेता है, स्पेशलाइज कर लेता है, वो जल्दी काम करता है। तो जब आप डिवाइड करते हो काम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं, सही है, हमारा एक ग्रुप है जो हमेशा रिपोर्ट बनाता है, एक को हम कहते हैं रिसर्च करो, दूसरे को कहते हैं पैराफ्रेज करो, तीसरे को कहते हैं टेम्पलेट में डालो, और चौथा प्रिंट आउट करा के, ईमेल करा के, यूएसबी में ये काम करता है। ठीक है, अब ये 4 अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो गए।
अब हमें जब भी रिपोर्ट बनानी होगी तो ये हमारा काम डिवाइडेड ही रहेगा और इन सब ने इन कामों में स्पेशलाइजेशन कर लिया, आप समझें, ठीक है। तो दैट इज़ प्रीटी मच द बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। या आप फैक्ट्री को लें या आप लें कि कुछ भी आप बना रहे हो, आप ओवर द टाइम जैसे जैसे बनाते जाओगे आप बहुत जल्दी बनाने लग जाते हो। कुकिंग देखें, अगर आप पहली दफ़ा बनाओगे तो आप डर डर के थोड़ा स्लो, लेकिन जब आपने दूसरी दफ़ा बनाया, तीसरी दफ़ा बनाया, चौथी दफ़ा बनाया एक ही डिश, तो आपकी वो स्पेशलाइजेशन हो गई, आप वो आराम से बहुत जल्दी बना लेते हो, तो वो स्पेशलाइजेशन होगी। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप एम्प्लॉयज़ में काम बांट देते हो, ठीक है, ताकि स्पेशलाइजेशन हो, वो जल्दी जल्दी करें। जब वो रिपीटेटिवली करेंगे तो वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे और काम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होगा। तो इंक्रीजेज आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट, तो ये हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। उसके बाद सेकंड रूल आ जाता है अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? पावर, ठीक है, कि आप किसी के ऊपर कंट्रोल। मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। मैनेजर्स की काबिलियत क्या होनी चाहिए कि वो ऑर्डर्स दे सके, सिर्फ ऑर्डर्स ना दे सके लेकिन उसको आने चाहिए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब भोला सा मासूम सा हर किसी की बातों में आने वाला है, ऐसा बंदा यूजुअली आपको मैनेजर बनता हुआ नहीं दिखेगा। और ऐसा कहीं पे आपको मैनेजर दिख गया तो आप कहेंगे यार ये कैसा मैनेजर है, ये तो कुछ बोल भी नहीं सकता, कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकता, मतलब वो ऑथराइजेशन उसकी नहीं है, वो अथॉरिटी को ग्रिप नहीं करता, तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट। तो मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्डर्स दे सकें और अथॉरिटी उन्हें ये राइट देती है, ठीक है, कि उनके पास पावर होती है कि वो किसी को फायर कर सकते हैं, किसी से ज़्यादा काम करा सकते हैं एंड ब्ला ब्ला। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वही है जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है, कि वही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को ओबे करना है यानी रूल्स के साथ चलना है और रिस्पेक्ट करनी है उन रूल्स की जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन। अब यूनिटी ऑफ कमांड आ गया है। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अच्छा, हेनरी फ्योल ने कहा है कि एक ही बंदा हो जो सब लोगों को ऑर्डर्स दे। वो क्यों कहता है? वो ये कहता है कि इससे मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। एक ही जब हायर अथॉरिटी होगी तो जो नीचे के लोग हैं उनको जो भी इशू होगा वो उनसे बात कर सकते हैं और बीच में कोई लेवल्स नहीं होंगे और सब एक ही को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया होगा कि क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एज हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती जाती हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली वन सुपीरियर अथॉरिटी पे सब लोग वो कमांड करें, जाके उनसे बात करें, यू नो। तो ऑर्डर्स रिसीव करना, कम्युनिकेट करना ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा हो। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, ठीक है। इवन वो भी ज़्यादातर में अब नहीं होती। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए और रियलिस्टिक भी है। इसमें क्या है कि आपका एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनी हुई हो कि हमें यहाँ जाना है और वही डायरेक्शन आप दे रहे हो, आप मिस गाइडेंस नहीं कर रहे हो। एक दफ़ा आपने कहा कि लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट बनाओ, एक दफ़ा आपने कहा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। अब वो एम्प्लॉयज़ दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो गया, अब वो इस साइड जाए, अपने डिसीजंस इस साइड लेके जाएं या इस साइड लेके जाएं, तो ये क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, हमें ये करना है और ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। सी यूनिटी, एक ही डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन जा रही हो। Subordination of individual interest to the general interest. The interest of any one employee or group of employees should not take precedence over the interest of the organization as a whole. एक इंसान की यानी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से कॉन्ट्राडिक्टिंग ना हो और उन पे भारी ना पड़ जाए, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि दोनों के इंटरेस्ट को, मैनेजर्स को संभाल के चलना है, सब ऑर्डिनेट करना है, दोनों को साथ मिला देना है, ठीक है। दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ उन्हें वो कर देना है, सबऑर्डिनेट कर देना है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट से कॉन्ट्रडिक्टिंग है, डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा, जो मतलब जनरल इंटरेस्ट के साथ सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते, कंप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि वो जो काम करेंगे वो हमारे जनरल इंटरेस्ट, मेन गोल ऑर्गेनाइजेशन की जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। रिम्यूनरेशन क्या होता है कि आप वर्कर्स को उनकी फेयर वेज, फेयर सैलरी दें, FAIR, ठीक है। एंड गलत लिख दिया है, FAIR होगा, लेकिन हाँ, रिम्यूनरेशन, वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज की उन्हें एक सही पे दी जाए। सेंट्रलाइजेशन क्या है? डिग्री टू विच सब ऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, कि किस हद तक सारे लोग इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में। अब दो डिग्री होती हैं, एक होती है सेंट्रलाइजेशन, एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी ज़्यादा होती है, यानी आपके पास कुछ ही लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में खुला माहौल होता है कि एम्प्लॉयज़, कोई भी एम्प्लॉय हो, वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। लेते हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ले सकते हैं। इफ़ दे वांट दे कैन गिव देयर ओपिनियन। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हायर टॉप अथॉरिटीज़, टॉप मैनेजर्स ही यूजुअली वो कर रहे होते हैं, ठीक है। स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक्स। इसमें क्या है कि आप हेनरी फ्यूल कहता है कि आप जो है ना अपनी अथॉरिटी जो है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, वो डिफाइंड रखें, लोगों को पता हो। और वो ये कहता है कि शॉर्ट स्पेन ऑफ कंट्रोल हो, यानी एक इंसान कुछ ही सबऑर्डिनेट्स को, कुछ ही लोगों को कंट्रोल कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, एज ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं और ये एफिशिएंट नहीं रहता, ठीक है। आप अगर आप कहते हो 5 लोगों के लिए एक बंदा हो, तो आप सोचें एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग आ जाएंगे और कितने लोगों को मैनेजिंग अथॉरिटी पे बिठा दिया जाएगा और कितने लोगों को, मतलब कोऑर्डिनेशन एक वो बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। तो शॉर्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल एक थोड़ा कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता, कुछ जगह पे बहुत नेसेसरी होता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली होगा। कुछ नॉर्मल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें नहीं होता। ऑर्डर, ठीक है। पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया, लोग नहीं है काम करने के लिए, लोग हैं, रॉ मटेरियल नहीं है, तो दोनों चीज़ें सही टाइम पे सही जगह पे होनी चाहिए ताकि आपका काम हो सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ऑर्डर, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर। इक्विटी, मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू सबऑर्डिनेट्स। इक्विटी क्या है? आप इक्वालिटी से काम लें, वही फेमिनिज्म, किडिंग। लेकिन हाँ, तो आप क्या करते हैं कि अपने मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह, कहीं पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे रेस वगैरह पे, कहीं पे आप किसी को एक को फेवरेटिज्म नहीं दे रहे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, पर्सनल क्या होता है? वो लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। मैनेजमेंट को देखना है कि वो जो पर्सनल प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोगों को हायर कर रहे हैं, उनकी, आपको पता है अक्सर लोगों की कमिटमेंट होती है, वो पहले ही बता देते हैं कि हम इस टाइम पे चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैनेजर्स को मेक श्योर करना होता है कि तब हमारे पास वैकेंसीज हों फुलफ़िल करने के लिए, लोग हों जो उन वैकेंसीज़ को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि मैनेजर्स को ध्यान रखना होता है कि कौन कौन लोग हैं अवेलेबल, एजेंसीज से कांटेक्ट में रहना होता है, ताकि जैसे कोई बंदा छोड़ के जाए तो उसकी वैकेंसी जल्द अज जल्द फिल की जा सके, ठीक है। और पर्सनल जो है आपके पर्सनल प्लानिंग में, एम्प्लॉयज़ में कोई इशू ना हो कि कोई चला गया फिर उसके लिए दूसरों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एक्सेट्रा, या हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा निज़ाम है वो ख़राब हो गया, पूरा ऑर्डर, काम वगैरह कुछ सही नहीं हो रहा क्योंकि 1-2 एम्प्लॉयज़ अचानक से चले गए। तो आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए मैनेजर्स को, ठीक है। इनिशिएशन जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड टू originate and carry out plans will exert high levels of effort. अब एम्प्लॉयज़ को आप अलाउ करते हैं कि हाँ आप नई चीज़ें करें, आप नए इनिशिएटिव्स लें, तो वो क्या करेंगे, और ज़्यादा एफर्ट पुट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने काम में। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें, कि उनकी जो फीडबैक है उसकी वैल्यू है, और आप उन्हें अलाउ करें कि वो इनिशिएटिव लें जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैनेजर्स को इनिशिएटिव्स अलाउ करने चाहिए। उसके बाद हम लास्ट प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, स्प्रिट द कॉर्प्स। इसका मतलब ये है कि आप जो है टीम स्प्रिट अपनी एम्प्लॉयज़ में प्रमोट करें। इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होगी, हार्मनी होगी, आप लोग एक कॉपरेशन में आराम से यूनिटी से काम कर सकते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर के एम्प्लॉयज़ ही वो लोग होते हैं जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं, स्पेशली इस टाइम में जब सब कुछ इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और लोग फ़ौरन से चीज़ें कॉपी कर देते हैं। आपको इन चीज़ों में ऐसे एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन लोगों में, आपके एम्प्लॉयज़ में आप ले सकते हैं, और यही सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। जो जिसके पास आ गया वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो एफर्ट करते रहते हैं ना, वो इनिशिएटिव लेते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो वो न्यू इनोवेशन भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी भी लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस भी लाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा ऑन द टॉप रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आया हो, काफ़ी डिटेल वीडियो हो गई। एंड इफ आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. I'll see you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye bye guys.